हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। इंटर का भूगोल, यदि हम कहें इंटर ज्योग्राफी सीरीज के आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास को हम कवर करने वाले हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लाइमेटिक रीजंस, यानी कि क्लाइमेटिक और नेचुरल रीजंस, या फिर हम कह सकते हैं कि विश्व के जलवायु या प्रादेशिक प्रदेशों का अध्ययन। वो कहते हैं ना कि किसी के रूप को देखकर उसके चरित्र या गुणों को हम नहीं जान सकते या बता सकते, लेकिन यदि किसी के गुणों को या उसके चरित्र को हम जान जाएं, तो उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बखान कर सकते हैं या बता सकते हैं। ऐसा ही कुछ विषय है हमारा आज का टॉपिक, विश्व के जलवायु या प्रादेशिक प्रदेश। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटे से पूर्वावलोकन पर हम लोग चलेंगे। हो सकता है कि इस पूर्वावलोकन से आप पहले से परिचित हों, फिर भी इस टॉपिक को बहुत सिलसिलेवार और सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि एक छोटे से हम लोग पूर्वावलोकन पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि हमारी पृथ्वी, जो धरती माँ, गोल आकार में या अंडाकार आकृति में है, कुछ इस तरीके से। आरंभ से ऐसा ये जो मानचित्र दिख रहा है, आरंभ से ही ये ऐसा नहीं था। तो आरंभ में हम लोग जाने कि पृथ्वी विभिन्न रूपों से बदलते हुए आज इस रूप में आई है। आरंभ में पेंजिया और पैंथालासा नाम से स्थल भाग और जल भाग अलग अलग विभाजित था। पेंजिया, जिसको स्थल भाग कहा गया, और पैंथालासा, जिसको जल भाग कहा गया। हुआ ये कि धीरे धीरे दौर बदला और 150 मिलियन ईयर्स पूर्व में ये धीरे धीरे पेंजिया यानी कि स्थल भाग टूट कर, बहुत सारे कारणों से, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से, या प्लेट विवर्तनिकी के कारण से, बहुत सारे कारणों से क्या हुआ, ये एक दूसरे से स्थल भाग दूर होना शुरू हुआ और ये विभिन्न नामों से भी जाना गया, जैसे कि लॉरेंसिया, गोंडवाना। फिर दौर बदला और यहाँ पे देखिए कि ये 100 मिलियन ईयर्स में कुछ पृथ्वी इस तरीके के रूप में आ गया, फिर इस रूप में आया जो कि आज हम लोगों को कुछ इस तरीके के रूप में दिखता है। इतना हम लोग देख चुके, समझ चुके थे। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पूरी इस पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर दो काल्पनिक रेखाओं में बांट दिया। कैसे? तो कुछ इस तरीके से, जैसे पृथ्वी के पूरे मध्य भाग से एक रेखा गुजरी, ऐसा हम लोग माने, जिसको हम लोग विषुवत रेखा नाम दिए। और ये देखिए ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे 40 डिग्री, है ना। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं चली समानांतर तौर पर, उसको हम लोग अक्षांश नाम दिए। वहीं उत्तर से दक्षिण, चूंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग को उत्तर कहा गया और निचली भाग को दक्षिण कहा गया। उत्तर से दक्षिण जो रेखा चली, जो कि इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम लोग अक्षांश के बदले देशांतर नाम दिए। ठीक है, तो अक्षांश पूरब से पश्चिम और देशांतर उत्तर से दक्षिण, दो काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानने। और इसे बनाने के पीछे हम लोग क्या समझे कि क्यों इसको बनाया गया। तो देखिए, इन अक्षांश और देशांतरों के बीच में, जैसे ये ब्लू वाला पार्ट क्या दिखा रहा है कि ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा महाद्वीप क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इस अक्षांश और देशांतर का फायदा यह हुआ कि इस अक्षांश और देशांतर के मध्य में जो जगह बना, उसको हम लोग कहे कि इतने अक्षांश और देशांतर के बीच में कौन स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका स्थित है। उसी तरीके से अफ्रीका है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, और सभी अपने अक्षांशों और देशांतरों के बीच में स्थित है। इससे हम लोग को इसके लोकेलिटी का पता चला। अब समस्या क्या आया कि हम लोग स्थान को भी से परिचित हो गए कि हाँ ये नॉर्थ अमेरिका है, हाँ ये साउथ अमेरिका है, और उसके अंदर में विभिन्न विभिन्न देश हैं। जैसे हम लोग का भारत यहाँ है,
है ना? लोकेशन पता होने के बाद अब समस्या ये आया कि अब उनके हम लोग गुणों को अगर जानना चाहें तो अब कैसे जाने? तो पता चला कि यहां से यहां, जैसे मान लीजिए यह 0 डिग्री है ना, पृथ्वी का पूरा मध्य यहां से यहां। अब इन रेखा के मध्य में पड़ने वाला जो भी एरिया या जो भी महादेश या उस महादेश के अंदर देश है, उसमें काफी समानता देखी गई। और समानता क्यों देखी गई, इसी को हम लोग अगर समझें तो यहां से यहां तक के पूरे चरित्र को या गुणों को हम जान जाएं तो हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से जलवायु या प्राकृतिक प्रदेशों के डिवीजन के नाम से यहां से पूरे पृथ्वी के यहां तक के गुणों से परिचित हो जाते हैं। कैसे, इसे आगे हम लोग और अच्छे से समझते हैं। ये रहा, जस्ट सपोज कि ये इक्वेटर रेखा और इसमें पड़ने वाले देश या महादेश के पार्ट जो आ रहे हैं ना, अगर इनके बारे में हम लोग को यहां से यहां तक का गुणों के बारे में भी पता चल जाए और हम जान जाएं कि इस नाम से मतलब इक्वेटर रीजन से यहां तक, इक्वेटर रीजन तक जितने भी पड़ने वाले कॉन्टिनेंट हैं या कोई भी स्थल भाग या जल भाग है, उनका फीचर्स क्या है, वहां पे क्या गुण है, तो हम लोग इस पूरे एरिया के बारे में कहीं से भी कुछ प्रश्न पूछा जाए तो उसको हम लोग अनुमान जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, और बेहतर तरीके से इसे समझते हैं। जैसे ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ। अगर इस पूरे पृथ्वी के इतने भाग को हम देखें तो पाया गया कि इस पूरे पृथ्वी के इतने भागों में क्या है कि सूर्य की सबसे ज्यादा या सूर्य ताप सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। परिणाम क्या हुआ कि ये जो पार्ट है जिसको कि हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहे, यहाँ मानव बसाव के सबसे अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। एक तरीके से हम लोग इनके फीचर्स को जाने, इतने क्षेत्र के गुणों को जाने। फिर देखते हैं कि हम लोग अगर इस 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 30 डिग्री साउथ से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्रमशः पाया गया या देखते हैं कि सूर्य ताप घटना शुरू हो जाता है। चूंकि हम लोगों को पता है कि सूर्य स्थिर है एक इस जगह पर और ये पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है ना? तो इस परिक्रमा के दौर में कितना भी नंडाकार पथ पर घूमता है तो सूर्य का जो रोशनी है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे सबसे ज्यादा पड़ता है। और सबसे ज्यादा पड़ने के चलते क्या होता है, ये पूरा एरिया जो पीले वाले एरिया में कवर करके दिखाया गया है वो मानव बसाव के लिए सबसे अनुकूल है। फिर सूरज की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और पोलर की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ये टेढ़ा और दूर पड़ता जाता है, जिसके चलते यहाँ सूर्य का प्रकाश इतना कम पड़ता है कि ये भाग क्या है, ठंडा हो गया है। इतना ठंडा हो गया है कि ये ब्लू वाला पार्ट बर्फीला क्षेत्र के रूप में बदलते जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और एकदम पोलर पे पहुंच जाते हैं तो बर्फ का रूप में ले लेता है। एक ऊपर ऊपर का फीचर्स हम लोग को समझ में आ गया, नॉर्थ का भी और साउथ पोल का भी, कि दोनों पोल क्या हैं, बिल्कुल ठंडे हैं। और जो मध्य भाग है, जो इक्वेटर है, वो सबसे गर्म है। इतना गर्म है कि वहां मानव बसाव बहुत अनुकूल नहीं है। कैसे नहीं है, इसी को हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग के सिलेबस के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से आने वाले समय में हम लोग को बहुत सारा टॉपिक मिलेगा जो बस इतने ऊपरी बातों को जानने से भी 30% क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, टॉपिक मिलेगा वर्ल्ड पॉपुलेशन, टॉपिक मिलेगा वर्ल्ड सेटलमेंट। कहने का मतलब कि पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जो मानव बसाव के अनुकूल है, अभी हम बताए, है ना? इसी को विस्तार से अगर हम गुणों को जान गएंगे तो समझना आसान हो जाएगा। फिर टॉपिक मिलेगा वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेस,
उनके डिस्ट्रीब्यूशन और स्कोप क्या है, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग पृथ्वी के गुणों को जान गए, वर्ल्ड इकोनॉमी, इस तरीके के टॉपिक हम लोग के नजर के सामने आएंगे और हम लोग को देखेंगे कि अगर हम लोग विश्व के पूरे मानचित्र पर अगर उसके गुणों को, उसके चरित्र को, उसके फीचर्स को समझ पाए हैं, तो ये सारे टॉपिक और इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक को हम लोग बहुत आसानी से 30 to 35% सॉल्व कर लेंगे। उसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है अभी। पहला क्वेश्चन है कि बताएं कि पृथ्वी के किस प्रदेश में घने वन और विभिन्न जीव प्राणियों का बसाव है, परंतु वही क्षेत्र मानव बसाव के मामले में नगण्य है। इस तरीके से ये समझ में आया कि ये एक प्रश्न है, वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। ये प्रश्न देखकर लग रहा है कि हम लोग को पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्न किया जा रहा है ना। उसमें देखिए कुछ नामों को ले दिया गया। इन नामों को कहता है कि वैसा कौन सा भाग है जो मानव बसाव के तो अनुकूल नहीं है, परंतु वहां पर बहुत घने जंगल और बहुत तरह के जीव प्राणी का बसाव संभव है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, दूसरा विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। अब अगर हम लोग इस प्रश्न को सिर्फ रट कर आंसर करेंगे तो भाई रट कर बोलेंगे तो कभी सही होगा कभी गलत होगा, और इसका आंसर क्या होगा, विषुवतीय प्रदेश। लेकिन अब देखिए हम लोग अपने उस मानचित्र को यहां बुलाते हैं, वर्ल्ड के मानचित्र को, और देखते हैं कि विषुवतीय रेखा प्रदेश कहां पर है। तो देखते हैं कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश कहां है, यहां है। अगर जस्ट सपोज कि इसके भाग के हम गुणों से परिचित हो जाएं यहां से यहां तक, तो इस प्रश्न का उत्तर देना आसान होगा या कठिन होगा। तो कहेंगे सर बड़ा आसान होगा। यही चीज है, विश्व के क्लाइमेटिक रीजन्स को समझ जाने के बाद बहुत सारे प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि वो आसान बनता जाता है। अब ये विषुवतीय प्रदेश, इसका आंसर क्यों होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं आगे विस्तार से, अलग से फिर देखेंगे हर रीजन्स को। लेकिन अभी हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इक्वेटर रीजन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल सबसे तेज और सीधी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ सूरज है और ये इसके एकदम सीध में पड़ती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है ना कि दिन के 2 बजे तक यहाँ भयंकर ताप रहता है, चूंकि सूर्य सबसे नजदीक है और सीधी किरणें पड़ रही हैं। ठीक 2, ढाई, 3 बजे के बाद यानी कि सेकंड हाफ में प्रतिदिन यहाँ मूसलाधार बारिश होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप यह होता है कि यहाँ घने जंगल तो बन जाते हैं, इतने घने जंगल कि उसमें सूरज की रोशनी तक नहीं घुस पाती है। जंगल होने से तरह तरह के जानवर, कीट पतंगा, सांप बिच्छू सब पैदा हो जाता है, पर ये इंसानों के लिए बिल्कुल ही प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। कहाँ, 0 डिग्री पर, जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा है वहां पर, जिसको कि हम लोग क्या नाम से जानते हैं, विषुवतीय प्रदेश। आगे हम लोग बहुत विस्तार से इसको देखेंगे, इस प्रदेश के बारे में या सारे प्रदेशों के बारे में। पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत समझ में आसानी से आया कि इस तरीके के प्रश्न बनते हैं जो कि ज्योग्राफी के, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछता है ना कि बताएं कि पृथ्वी के किस प्रदेश में रसदार फलों का पैदावार सर्वाधिक होता है। अब बताइए, अगर रसदार फलों के बारे में बात हो रहा है, फल के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अगर कहें तो नहीं कह सकते हैं कि हम लोग का ज्योग्राफी का संबंध विश्व के भूगोल में जनसंख्या भूगोल से तो है, आर्थिक भूगोल से भी है, यानी कि हम लोग अर्थशास्त्र के भी करीब हो गए ना। अब इस प्रश्न का पहले आंसर ढूंढते हैं। आंसर कब ढूंढेंगे, जब हम लोग जानेंगे कि विश्व के पूरे मानचित्र पर ऐसा कौन सा भाग है जहां पर रसदार फलों की प्रकृति में
सबसे हेल्पफुल फीचर्स है, तभी ना इसका आंसर जानेंगे। तो देखिए, इन नामों में थर्ड नाम जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये रसदार फलों का सबसे सबसे सर्वोत्तम स्थान है। और नक्शे में हम लोग का भूमध्य सागर यहां पर है। ठीक है, इसको हम लोग और विस्तार से समझेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं और प्रश्नों को देखते हैं और इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। क्यों क्लाइमेटिक रीजंस या विश्व का नेचुरल रीजंस या प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानकारी होने से हम लोग कितने विषयों के बारे में और ज्ञान रख पाते हैं। देखिए, एक प्रश्न फिर मिला जो कि इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कथन और कारण। बोलता है कि निम्नलिखित कथन और तर्क को पढ़कर सही उत्तर को चुने। देखिए, प्रश्न पूछता है कथन में कि ध्रुवीय प्रदेश में सबसे उन्नत बाजारों का समूह है। ध्रुवीय प्रदेश में सबसे उन्नत बाजारों का समूह है। क्या यह सही है? क्योंकि इस प्रदेश में यातायात के सर्वोत्तम संभावनाएं हैं। अब बताइए, ध्रुवीय प्रदेश में उन्नत बाजार बता रहा है और यह भी कह रहा है कि क्योंकि इस प्रदेश में यातायात के सर्वोत्तम संभावनाएं हैं। क्या यह संभव है? अब देखिए, मानचित्र में चलते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे कि हम लोग जैसे जैसे पोलर की तरफ बढ़ते हैं उत्तर में और दक्षिण में, तो ये पूरा भाग शीतल बर्फ से ढका है। तो क्या संभव है? ये कथन ही लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल चीज है। अगर यहाँ के हम लोग इस फीचर्स को जान गए, हम गुणों को जान गए, हम लोग तट से कहेंगे कि यह क्या बकवास बात किया जा रहा है, फालतू वाला। और कहेंगे कि ना, कथन और कारण दोनों ही गलत है। कथन और कारण दोनों ही गलत है। समझ में आ रहा है ना? ये ठहरा पोलर भाग यानी कि ध्रुवीय भाग। यहां उन्नत बाजार होगा? सोचने वाली बात है, नहीं होगा। जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, सूरज टेढ़ा पड़ता है, इतना टेढ़ा कि वहां पे बर्फ है, इतना ठंडा है कि मानव के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, वहां बाजार? यह हास्यास्पद बात है ना। तो ये तो हो गया गलत, हो गया। फिर बोलता है कि क्योंकि इस प्रदेश में यातायात के सर्वोत्तम संभावना है। बस देखिए, एक मजाक के बाद दूसरा मजाक। अरे भाई, हम लोगों को पता है कि ये जो पूरा पोलर भाग है, ये पूरे बर्फ से ढका है, पूरा बर्फीला है, तो यहाँ कहाँ यातायात की संभावना है? तो ये भी हास्यास्पद बात है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे प्रश्न बनते हैं और हम लोग ज्योग्राफी में इस फीचर्स को जानने के बाद इस इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के इस क्वेश्चन को झुठला देते हैं, बोलते हैं कथन और कारण दोनों ही गलत है ना। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को एग्जाम्पल के तौर पर समझते हुए। ये कह रहा है निम्नलिखित कथन और तर्क को पढ़कर सही उत्तर को चुनो। कथन बोलता है नदी मैदानी प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या समूह मिलता है। नदी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या समूह मिलता है। पढ़कर ही लग रहा है कि बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है कि भाई जहां नदी होगा तो वहां उपजाऊ मैदान होगा। और उसको देखिए कारण में क्या देता है, गंगा नदी का उदाहरण लेता है और कहता है कि गंगा नदी के मैदानी प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या बसी है। देखिए, एक कारण भी बता रहा है कि नदी में सर्वाधिक समूह है और उसका तर्क भी और कारण भी बिल्कुल सही तालमेल खा रहा है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है। और ये देखिए, अपने आप में किस ज्योग्राफी से संबंधित हो गया? सेटलमेंट ज्योग्राफी से संबंधित हो गया, अधिवास भूगोल से। अब बताइए, इस हिडन टॉपिक को, जो कि टॉपिक का नाम है विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को, अगर हम लोग जान गए, हम लोग कितने आसानी से इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, सेटलमेंट ज्योग्राफी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। देख रहे हैं ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, पहले प्रश्न का होगा कि कथन और कारण दोनों गलत है और कथन और कारण दोनों सही है दूसरे प्रश्न में, है ना। और भी एक प्रश्न से समझते हैं। अब पूछ रहा है कि किस गोलार्ध में जनसंख्या वृद्धि की संभावनाएं अधिक हैं? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में, पूरी पृथ्वी में?
अब बताइए, सबसे पहले तो हम लोग गोलार्ध ढूंढते हैं। उत्तर सब ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। नक्शा में ये हम लोग को पता है कि पृथ्वी में ऊपर में हमेशा उत्तर है, नीचे में दक्षिण है। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटा है? भूमध्य रेखा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। क्लियर? अब देखिए, ऊपर का भाग क्या है? उत्तर। ये जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है। चूंकि ऊपर में उत्तर होता है तो ये पूरा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध है ना? और ये गोलार्ध का नीचे वाला भाग क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। पहले तो गोलार्ध को समझ लिए, फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक मानचित्र को और लाते हैं। अब देखिए, इस मानचित्र में हम लोग को क्या पता चल रहा है? हम लोग फीचर्स जानते हैं कि ये जो भाग है, जो ग्रीन कलर से कलर हो रहा है ना, ये हम लोग ये जान चुके हैं कि ये भाग मानव के सबसे अनुकूल है। पीछे देखे पिछले प्रश्न के उत्तर में, है ना? अब देखिए, इस पृथ्वी के जो बीच में मध्य भाग है, उसमें उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग सीधा अनुमान लगा सकते हैं, जिस भाग में स्थल भाग ज्यादा है। देखिए, अभी अनुमान पे सिर्फ बात कर रहे हैं। एज्यूम हम लोग एज्यूम भी कब कर पा रहे हैं? जब हम लोग इसके गुणों को जानते हैं, इसके चरित्र को जानते हैं। और हम लोग इस मैप में देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक पड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। किस गोलार्ध में जनसंख्या वृद्धि की संभावना अधिक है? यहां तक अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे और भी समझ में आएगा। देखिए, ये है उत्तरी गोलार्ध में संभावनाएं अधिक हैं जनसंख्या की, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के पास स्थल भाग अधिक पड़ रहा है। अब चलते हैं विश्व के जलवायु प्रदेश के विस्तार के अध्ययन पर। पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं अब इसको। ठीक है, ये रहा पूरा भाग किसका? पृथ्वी के। कैसे कैसे प्रश्न निकलते हैं समझ में आया ना? अब हम जो शुरू में कहे थे, यदि किसी के गुणों को हम जान जाएं तो उनके चरित्र के आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व को हम बता सकते हैं। अब यही ठहरा पूरा पृथ्वी, ये ठहरा मानचित्र पर अक्षांश और देशांतरों के बीच में बचा हुआ महादेश और देश उसके अंदर। अब इनको हम देखिए कैसे कैसे प्रदेशों में बांट दिए हैं। देखिए, ट्रॉपिकल में, ड्राई में, सूखा में, मॉडरेट में, कॉन्टिनेंटल में, पोलर में। पोलर है ऊपर ऊपर, है ना? और नन पैरामेंट आइस में। ये हुआ इनका नाम एक तरीके से। ठीक है, अब इनको हम लोग नामों में देखते हैं। ये रहे विश्व के जलवायु प्रदेश। क्या क्या नाम है भाई, जरा देख लें। तो देखिए, ये हैं विश्व के जलवायु प्रदेश के नाम। टुंड्रा सबसे ऊपर, या सबसे दक्षिणी भाग ठंडा भाग। अभी चलिए हम लोग इसको नॉर्थ के तरीके से देखते हैं ना। जस्ट इमेजिन कि हम लोग पृथ्वी के मध्य से ऊपर की ओर जा रहे हैं और प्रदेशों को नाम के आधार पर जानते हैं। सबसे पहले तो किसी का नाम जानते हैं, तब ना उससे परिचित होते हैं। तो सबसे पहले नीचे से अगर शुरू करेंगे तो सबसे नीचे 0 डिग्री पर इक्वेटर रीजन माने विषुवत के, उसके ऊपर बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फिर मिलता है डिजर्ट ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध के मरुस्थल। फिर मिड लैटिट्यूड्स जो कि ग्रासलैंड कहलाता है। पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ नाम से परिचित हो रहे हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून। फिर उसके ऊपर मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर, जहां पे हम लोग को पता है कि क्या मिला प्रश्न में? रसदार फल। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, तब तैगा और तब टूंड्रा। ये इनके नाम हुए। सबसे पहले इन नामों को हम जानेंगे कि ऐसे ऐसे नामों से विश्व के जलवायु प्रदेश को बांटा गया है। क्लियर? अब ये मानचित्र पर कहां है और इनके फीचर्स क्या हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और
ये देखिए मध्य भाग जीरो से, यहाँ देखिए 0 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ 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 की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसको हम लोग डिवीजन करते हैं नाम के आधार पर। हम लोग पढ़े ना, अब एक पहला जोन है वो है इक्वेटर जोन। ये देखिए क्या है, ये है हॉट वेट इक्वेटर क्लाइमेट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अभी कुछ देर पहले बताए, आगे और विस्तार से बताएंगे। अभी इसको शॉर्ट में हम बताते जा रहे हैं। इसको देखिए, इक्वेटर रीजन में क्या है, बहुत गर्मी है और 2 बजे के बाद बारिश होता है। फिर अगला टॉपिक को हम लोग क्या कहे, 10 डिग्री से 30 डिग्री को हम लोग क्या नाम दिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हॉट जोन कहे। इसी में क्या क्या मिलता है, तो देखिए हॉट डिजर्ट मिलता है, डिजर्ट वेजिटेशन वाला, सूडान टाइप मिलता है, सवाना ट्रॉपिक मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है, मॉनसून मिलता है और मॉनसून फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, अभी नामों से परिचित हो रहे हैं। फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री और ऊपर बढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या है, टेम्परेट, वार्म टेम्परेट जोन मिला, मेडिटेरियन, जिसका नाम है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर। ये फॉरेस्ट और सर्ब्स हैं। फिर यहाँ पे क्या क्या मिलता है, स्टेपी टाइप मिलता है, चाइना टाइप मिलता है। क्या मिलता है, क्लाइमेट के बाद यहाँ पर वेजिटेशन यानी कि घासों का मैदान मिलता है, जिसका नाम क्या है, स्टेपी। और उसके बाद चाइना, चीन के नाम पर है ये, वार्म और वेट टेम्परेट। फिर हम लोग 45 डिग्री से 65 डिग्री और ऊपर की ओर बढ़ते हैं धरती में, तो क्या मिलता है, कूल, देखिए ठंडा होना शुरू हो गया, कूल टेम्परेट जोन। वेस्टर्न मार्जिन, इसको ब्रिटिश टाइप कहा गया, यहाँ पे कोनधारी वन मिलते हैं, डिसेडियस। फिर सेंट्रल कॉन्टिनेंटल इसको मिलते हैं, एवरग्रीन, कॉनिफेरस, ये भी कोन आकार के। फिर ईस्टर्न मार्जिन पे लोरेशियन, यहाँ मिक्स वेजिटेशन मिलता है ना। फिर हम लोग एक जोन को देखे, सबसे ऊपर के जोन को, कोल्ड जोन, इसको हम लोग नाम दिए पोलर जोन या पोलर टाइप, या ऊपर वाले भाग को आर्कटिक टाइप। ये 0 से हम लोग नॉर्थ की ओर बढ़े, इस तरीके का रूप हम लोग को मिला। ठीक है, ऐसा ही रूप जब साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो मिलता है सेम तरीके से। और आर्कटिक के बदले सबसे नीचे में क्या मिलता है हम लोग को, अंटार्कटिक। अब आगे बढ़ के और अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए अब नक्शे पे देखिए, देख रहे हैं ना, ये इक्वेटर से अभी हम लोग ऊपर की ओर गए, हम लोग को क्या क्या नाम मिला, इस तरीके का नाम मिला। देखिए नक्शे में अगर जाएंगे तो यहां से यहां तक में हम लोग को क्या फीचर्स मिला, ये मिला। ठीक है, इसको एक बार दो बार देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियर। फिर देखिए इसको ट्रॉपिकल, ड्राई, ऐसे कलर के हिसाब से देख के बांटा गया। अब इनके फिर से गुणों को एक पन्ने पे, एक पृष्ठ पर हम लोग कैसे ला सकते हैं, वहां देखिए। सबसे पहले हम लोग मध्य से शुरू करते हैं, इक्वेटर जोन से, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। वो कौन सा भाग है, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, है ना। इसको क्लाइमेटिक टाइप यहाँ क्या है, बीच में लिखा है, हॉट है, वेट इक्वेटोरियल है। यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल ऑल ईयर्स। देखिए हर दिन यहाँ पे 80 इंच बारिश होता है 2 बजे के बाद। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। उसके बाद हम लोग और ऊपर बढ़ते हैं धरती में, 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर और नीचे साउथ की ओर, तो ये क्या है, हॉट जोन है। और उसका कैसा कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मैरीन, सूडान टाइप, डिजर्ट टाइप, है ना। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ऐसा रेनफॉल है, हेवी रेन समर, कब, गर्मी में 80 इंचेस, मच समर रेन 70 इंचेस। देखिए इसको पूरा स्क्रीनशॉट करके इस स्लाइड को देख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री ऊपर की ओर, 40 डिग्री तक, और 30 डिग्री नीचे की ओर, है ना, से 40 डिग्री तक आते हैं। तो ये क्लाइमेटिक मिलता है। इसके नाम को लिखिएगा वेस्टर्न मार्जिन, है ना, इसको याद करना है। और ये इनका फीचर्स कि वहां कितना बारिश होता है और वहां पे कैसे जलवायु के चलते कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं 30 से 40 डिग्री ऊपर और 30 से 40 डिग्री नीचे।
एक ही जगह पे सारा चीज लिखा हुआ है। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखिए 45 डिग्री से 65 डिग्री ऊपर की ओर बढ़ते हैं और 45 डिग्री से 65 डिग्री नीचे की ओर साउथ बढ़ते हैं। तो क्या फीचर्स मिलता है क्लाइमेटिक टाइप? तो वेस्टर्न मार्जिन, ब्रिटिश टाइप, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, है ना, ये मिलता है। ये हेल्पफुल होगा जब हम लोग और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सबसे ऊपर में 65 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाएंगे तो इसको हम लोग अल्पाइन जोन कहते हैं। ऊपर में नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आर्कटिक पोलर, और नीचे ये 12वां में माउंटेन क्लाइमेट पाया जाता है, और नीचे वाले में आते हैं तो अंटार्कटिक कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। वेरी हाई समर, वेरी लाइट समर, रेन क्या होता है? मात्र 10 इंच बढ़ता है। और ये क्या कहलाता है? टूंड्रा कहलाता है यहाँ का वेजिटेशन। मॉसेस कहलाता है ना, लिंचेस कहलाता है, अल्पाइन कहलाता है, पेस्चर्स कहलाता है, कॉनिफेरस फर्न और स्नो यानी कि बर्फ कहलाता है। तो ये एक ही पन्ना पर आपको सारे के सारे क्लाइमेटिक जोन के नाम, कितने से कितने लैटिट्यूड पे बसे हैं, उनके यहाँ कैसा क्लाइमेट है, वहां पे कितना बारिश होता है, और सबसे लास्ट में वहां कैसा वन पाया जाता है, इसको दिया गया है। ये स्लाइड बाद में हेल्पफुल होने वाला है। यहां देखिए, सबसे पहले अब हम लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं विस्तार से। अब इक्वेटोरियल रीजन्स ये है, ये इक्वेटर 0 डिग्री है ना, इसमें देखिए समझ में आ जाएगा। इक्वेटर है 0 डिग्री से नॉर्थ डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। यहाँ क्लाइमेट ऐसा है, रेनफॉल ऐसा है, और यहाँ वेजिटेशन रेन फॉरेस्ट है। इसको देखिए यहाँ विस्तार से पूरा दिया गया है, जिसको कि आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको विस्तार से पढ़िएगा। इसके वितरण को देखिए क्या क्या लिखा है, कहां से कहां तक पाया जाता है, कैसी हवाएं चलती हैं, मूल रूप में गर्म आदि प्रकार के जलवायु होती हैं, ये कहाँ कहाँ, मलेशिया में, कैमरून, हाईलैंड जैसे, है ना। फिर कौन कौन से देश में, इक्वेटर में, कोलंबिया में, पेरू में, लाइबेरिया में, सारा का सारा नाम लिखा है। फिर अगले में यहाँ कैसा जलवायु पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा ना, जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, कि अगर नक्शे पर हम लोग जान जाएं कि मध्य रेखा पर कैसे जलवायु है, वहां का फीचर्स क्या है, वहां का गुण क्या है, तो उनके गुणों को यहाँ लिखा गया है। यहाँ वर्ष भर तापमान बड़ी एक रूपता रहती है। औसत मासिक तापमान इतना 24 से 27 डिग्री रहता है। बहुत कम बदलाव के साथ सर्दी नहीं रहता है। तापमान की दैनिक एवं वार्षिक सीमा छोटी होती है। वर्षा 60 इंच से 10 इंच के बीच भारी होती है, मात्रा में होती है। पूरे वर्ष अच्छी तरह से वितरित होती है। विषुवत के साथ साथ मेल खाने वाली दोहरी वर्षा शिखर इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। यानी कि यहाँ हर दिन 2 बजे के बाद बारिश होता है। इस परिणाम के स्वरूप यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति कैसा है, तो इस तरीके का है, सदाबहार वन पेड़ मिलता है ना। तब ऐसा होने से यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में आमतौर पर आबादी नहीं के बराबर है। देखिए कम आबादी या बिल्कुल नगण्य है। जंगलों में अधिकांश आदिम लोग शिकारी और संग्रह करने के रूप में रहते हैं, पर अधिक उन्नत लोग झूम खेती करते हैं। सारा अर्थव्यवस्था को भी यहाँ बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं इक्वेटर से मॉनसून की तरफ। ये अगला रीजन में हम लोग पहुंच गए। नक्शे पे बताया गया कि ट्रॉपिकल मानसून रीजन्स कहाँ कहाँ है। इसको भी आप पॉज कर लीजिएगा और विस्तार से देखिएगा और समझिएगा, है ना। अब इनके फीचर्स के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच में यहाँ पे कैसा गर्मी होता है, हॉट रेनी होता है, कब से कब पानी बरसता है, सब कुछ लिखा हुआ है। और इसको समझते जाए। अब हम लोग चलते हैं मेडिटेरियन में, भूमध्य भूमध्य सागरीय में। तो हम लोग को पता है कि भूमध्य रेखा के ऊपर, काफी ऊपर भूमध्य सागर है। कहाँ? 40 डिग्री नॉर्थ पर। यह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसी के नाम पर इन रीजन के, इन क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, भूमध्य सागर सबसे बड़ा क्षेत्र में है, इसलिए भूमध्य सागर। और इससे प्रश्न ये निकलते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। नक्शे में देख लीजिए, आगे हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये
भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी सीमांत जलवायु, इसको मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कहते हैं ना, उनके बारे में पूरा यहाँ विस्तार से लिखा हो गया है। इसको हम पढ़ते नहीं हैं, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसको रोक कर आराम से पढ़िएगा और इसके फीचर्स को समझिएगा। गुणों को 30 से 45 डिग्री में पाया जाता है। मैप में देखें ना, यहाँ देखिए 30 से 45 डिग्री के मध्य में पाया जाता है, कहीं कहीं अतिरिक्त पाया जाता है। इसको भी हम लोग आगे अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका वितरण कहाँ कहाँ है, मध्य चिली में, कैलिफोर्निया में, अफ्रीका का दक्षिण, यहाँ से सीधा एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन क्षेत्र आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी आता है, सेंट विसेंट स्पेंसर खाड़ी की सीमा से लगे एडिलेड, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का चीज है ना। आगे बढ़े, अब यहाँ पे आर्थिक, चूंकि ये बाग की खेती, बागवानी खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो आर्थिक विकास को भी पढ़ लीजिएगा। शराब बनाने का, चूंकि यहाँ पे रसदार फलों का, अंगूर वगैरह का होता है, तो देखिए शराब बनने का खेती होता है। बाग की खेती, ये स्लाइड भी बहुत मजबूत, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन क्षेत्रों में विश्व के उद्यान भूमि के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में खट्टे फलों की एक विस्तृत श्रृंखला उगती है। कैलिफोर्निया में सनकिस्ट संतरे, इजराइल में जाफा संतरे, फलों के पेड़ों के जड़ें लंबी होती हैं जो गर्मी के लंबे महीनों के दौरान गहराई से पानी खींचती हैं। जैतून का पेड़ संभवतः सभी भूमध्य सागरीय खेती वाली वनस्पति में, इस तरीके से अलग अलग टॉपिक में हम विस्तार से आप लोगों को दे दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे टाइगा रीजन पे। देखिए और ऊपर बढ़ रहे हैं, तो क्या है ग्रीन वाला भाग, टाइगा रीजन। और टाइगा रीजन के बारे में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां दिया गया है। टाइगा विश्व के उत्तरी क्षेत्रों का एक बायोम है, मतलब ये यहाँ उत्तरी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। कौन? टाइगा रीजन, जहां पे चीड़, सरल और लॉर्च जैसे कोनधारी वृक्षों के वन मिलते हैं। कोनधारी वन क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ बर्फ गिरता है ना, तो यहाँ पे प्रकृति ही ऐसा बना है कि कोनधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कोनधारी वृक्ष ऐसा ऐसा ऐसा, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, बर्फ गिरता है ना तो ढलक जाता है इधर, है ना। ये सब प्रकृति का दिया हुआ अनमोल रूप सब है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, कोनधारी वृक्षों वन मिलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ताइगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताइगा दुनिया का सबसे विस्तृत बायोम है। देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक का विश्व का 29% वनग्रस्त इलाका ताइगा है। ताइगा या बोरियल वन, इसको ताइगा को एक और नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्या नाम से, इसको बोरियल वन कहते हैं। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड सब है, इसको नोट डाउन कर लेंगे और देखेंगे तो देखेंगे कि हम लोग के फ्यूचर में कितना हेल्पफुल होने वाला है अदर सब्जेक्ट के साथ भी। अब देखिए, अब हम लोग किस फिशेस को जानेंगे, पोलर रीजन को, सबसे टॉप में जो सबसे ठंडे और शीतल भाग है, उसके फीचर्स को, गुणों को भी जान जाएंगे पोलर रीजन्स के माध्यम से। और ये पोलर रीजन्स का पूरा वितरण दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। ध्रुवीय प्रकार के जलवायु मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में, आर्टिक विस्तृत विस्तृत क्षेत्र के उत्तर में पाई जाती है। बर्फ की परतें ग्रीनलैंड और उच्च अक्षांश क्षेत्रों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जहां जमीन अस्थायी रूप से बर्फ से ढकी होती है। मतलब देखिए, ऊपर का पोलर और नीचे साउथ का पोलर बिल्कुल बर्फीला है। इस तरीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देखते जाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर देखिए, अब दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के निर्जन भूमि है, यहां से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पृथ्वी के ऊपरी यानी उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक, है ना।
ठीक है, आगे बढ़े, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। इस सारे ध्रुवों के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग चलिए मरुस्थल को देख लेते हैं कि धरती पर कुछ क्षेत्र है, तो देखिए कहाँ कहाँ मरुस्थल है और किन किन नामों से है। देखिए सब मरुस्थल का नाम यहाँ दिया हुआ है। ग्रेट डिजर्ट यानी कि ग्रेट बेसिन, मोहावे डिजर्ट, अटाकामा यहाँ है, पेंटागोनिया यहाँ है। इस तरीके का नाम भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा एग्जामिनेशन में कि बताइए गोबी कहाँ है, गोबी ठंडा है या कि गर्म है। अरबियन डिजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, कालाहारी कहाँ है, इस तरीके से प्रश्न निकलेंगे। ठीक है ना, इसको भी आराम से स्क्रीन को रोक कर देखिएगा। इस तरीके से डिजर्ट रीजन्स के बारे में भी है कि देखिए गर्म और ठंडे हैं। ठंडे गोबी रेगिस्तान की तरह, और गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान की तरह के एग्जाम्पल हैं। इनके बारे में दिया हुआ है, इसको भी रोक के आराम से पढ़िएगा। फिर गर्म रेगिस्तान का पूरा वितरण दिया हुआ है, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में, है ना। फिर यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट सहारा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, उसके बारे में, और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान, कालाहारी, थार रेगिस्तान, सब गर्म क्षेत्रों के मरुस्थलों के नाम हैं। गर्म रेगिस्तान अमेरिका में भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में मोहे, सोनोरान, कैलिफोर्निया, मैक्सिकन रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में, ये इस तरीके से देख रहे हैं ना। इसको अलग अलग नहीं बता रहे हैं कि वीडियो आपका बहुत लंबा होते जा रहा है। इसको रोक रोक कर आराम से स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोग विश्व के सारे क्लाइमेटिक रीजन या नेचुरल रीजन के गुणों, उनके वितरण, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को जाने समझे। आगे हम लोग जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि भारत, ये विश्व के मानचित्र पर कैसे यहाँ के पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे यहाँ का आवास वितरित हुआ है, कैसे यहाँ का विश्व का सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लाइमेटिक डिवीजन या रीजंस और उनके गुणों को हम जब जान गए, तो भूगोल को जानते हुए अदर सब्जेक्ट को भी जानना कितना आसान हो जा रहा है। सोचिए अगर हम लोग किसी फीचर्स को जान गए कि उत्तरी भाग में शीतल है, तो कभी भी कोई हम लोग हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे तो हिस्ट्री समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन और नेचुरल रीजन को हम लोग डिवाइड किए, कैसे उसके प्रश्न बनते हैं उसको सीखे समझे, है ना। इस तरीके से आज हम लोग बहुत कुछ इस क्लास में जाने समझे, और इससे लिंक लिए हुए आगे हम लोग जो क्लास को जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिएगा ये वीडियो आप लोग को, ये क्लास कितना हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एक बड़े से ज्ञान के साथ हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग और सब्जेक्ट को कितने आराम से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे, और उसके निकलने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो को बहुत आसानी से सॉल्व करने में सक्षम हम अपने को पाएंगे। इस तरीके से क्लाइमेटिक और नेचुरल रीजन हुआ समाप्त। सारे इंपॉर्टेंट रीजंस को आप लोग फिर से पूर्वावलोकन कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर रिवाइंड कर करके नोट डाउन कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। फिर देखिएगा आगे का सिलेबस कितना आसान और इजी महसूस होगा। चलिए तब तक के लिए